हिंदी वर्णमाला का यह मास्टर वीडियो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में हम बताएंगे कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। तो आनंद लीजिए पूरी वीडियो का। यकीन करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। अ, आ, ई इस प्रकार से किसी भी ध्वनि को हम पुकारते हैं तो वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी भाषा को बोलने के लिए बिना ध्वनि के भाषा नहीं बोली जाएगी। इस ध्वनि को जब लिखित रूप देते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे ममता एक शब्द है। इस शब्द में 6 वर्ण यानी 6 ध्वनियाँ हैं। आप देखिए कि म, अ, म, अ, त और आ, ये हमने स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा है। तो मतलब ध्वनि एक सबसे सूक्ष्म रूप होता है। इन ध्वनियों के सहयोग से मिलकर जो बनता है वह अक्षर हो जाता है। यानी ध्वनि से थोड़ा बड़ा रूप जिसमें थोड़ा अधिक समय लगता है उसे हम अक्षर कहते हैं। यानी ममता में कुल 3 अक्षर होंगे, जबकि इसी ममता शब्द में ध्वनियाँ यानी वर्ण 6 होती हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं आप रावण, कमल और भारत, इसको भी विभक्त करके नोट कर सकते हैं। तो अंततः वर्णमाला की जो एक सही परिभाषा होगी वह परिभाषा होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, व्यवस्थित समूह कह रहा है, यानी वर्णों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होना अति आवश्यक है। यानी जिस प्रकार से एक धागे में हम कुछ दाने व्यवस्थित रूप से रखकर माला बनाते हैं, उसी प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित रूप में रखने से वर्णमाला कहलाती है। तो आइए देखते हैं ध्वनि से भाषा बनने की प्रक्रिया क्या होती है। यानी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि से भाषा बनने तक की प्रोसेस क्या क्या होती है। सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे कहते हैं। और ध्वनि के बाद ध्वनियों के सहयोग से बनता है अक्षर, यानी ध्वनियों के योग से निर्मित होता है जिसे हम अक्षर कहते हैं। अब तीसरा होता है शब्द यानी पद। 2 या 2 से अधिक अक्षरों का योग होता है जिसे हम पद या शब्द कहते हैं। फिर बनता है पदबंध यानी वाक्यांश। तो वाक्यांश और पदबंध किसे कहेंगे? कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है। जैसे नदी बहती चली जा रही है, यह इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। तो यह एक वाक्यांश है, इसमें कोई भी बीच में स्टॉप नहीं है या कोई भी ब्रेक नहीं है। ये एक ही सेंटेंस है, इसका अर्थ भी एक ही होगा, इसका अर्थ हम दूसरा भी नहीं लगा सकते। तो अर्थ भी एक ही होता है और एक वाक्यांश के रूप में लिखा गया है, तो इसे पदबंध कहते हैं। और पदबंध के बाद होता है उपवाक्य। तो एक वाक्य में अनेक समापिक क्रियाएं होती हैं। समापिक क्रियाएं का मतलब 2 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो अलग अलग भिन्न भिन्न क्रियाएं हो सकती हैं और सेम क्रियाएं हो सकती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, जिसे हम समापिक क्रिया कहते हैं। और उसी समापिक क्रियाओं के योग से बने जो एक सेंटेंस होता है या एक वाक्यांश होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मैं जानता हूँ कि वह बहुत अच्छा है। तो इसमें 2 समापिक क्रियाएं हैं। एक तो है कि मैं जानता हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ, तो एक क्रिया ये होगी कि मैं उसे जान रहा हूँ, और दूसरी क्रिया होगी कि वह बहुत अच्छा है। हम दूसरे के लिए कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छा है। तो 2 प्रकार की समापिक क्रियाएं होगी, लेकिन यह एक उपवाक्य का कार्य करेगा। और अंततः बनता है वाक्य। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है, अर्थात भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं ध्वनि और भाषा की सार्थक इकाई को कहते हैं वाक्य। तो यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, यह घुमा फिरा करके आ सकता है। अक्सर कर UKSSC उत्तराखंड में ये इस प्रकार के भ्रामक
प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। और वाक्य का उदाहरण देख लीजिए, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होता है। तो जब हम किसी शब्दों का एक समूह ऐसा तैयार करते हैं जिसमें हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण रूप से कह देते हैं, तो वह एक वाक्य हो गया है, जो कि भाषा की एक सार्थक इकाई हो जाती है। देखिए, भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो भाषा शब्द है वह संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा का मतलब ही अपने विचारों को किसी के सम्मुख रखना को ही भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट किया है, इम्पोर्टेंट नोट को भी देख लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि कहते हैं और भाषा की सार्थक इकाई जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि से भाषा बनने की एक प्रोसेस है, इसे हम कम्प्लीटली याद रखें। हम भूलें नहीं कि ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पदबंध बनता है, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बनता है। तो ये 6 क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया गया है, तो इसे हम याद रखेंगे इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं मानक वर्णमाला क्या होती है। यानी ऐसी वर्णमाला जिसे कि मानकीकरण किया गया है, प्रमाणित किया गया है और इसके अलावा आपको अन्य किसी भी प्रकार की वर्णमाला देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वर्णमाला को मूल रूप से 2 भागों से हम विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है उच्चारण के आधार पर और दूसरा भाग होता है लेखनी के आधार पर। तो कई बार उच्चारण और लेखनी के आधार पर अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, स्वर अलग पूछ लिए जाते हैं, व्यंजन अलग पूछ लिए जाते हैं और कुल संख्याएं अलग पूछ ली जाती है। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने अलग अलग करके 2 अलग अलग चार्ट बनाकर रखे हुए हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की कुल संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वह होती है 45 वर्ण, जबकि लेखनी के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आइए पहले हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या मात्र 10 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या 35 होती है। इसको यहीं पर हम लोग याद कर लेंगे। लेखनी के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या 35 होती है और 4 इसमें संयुक्त व्यंजन आते हैं, यानी संयुक्त अक्षर आते हैं। इनको क्लैरिफाई हम आगे करते हैं। अभी इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। स्वरों में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, इसे भी हम थोड़ा सा और देख लें। स्वरों की संख्या यदि हम कहें कैसे कैसे होती है, तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। यानी जो किसी अन्य अक्षरों की सहायता से न बोली जाने वाली हो या स्वतंत्र रूप से जिसे हम उच्चारित करते हैं उसे स्वर कहते हैं। और परंपरागत रूप से यदि स्वरों की संख्या हम देखें तो परंपरागत रूप से 13 होती है, यानी कुल स्वरों की संख्या भी 13 होती है, जिसे हम परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या भी कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, यानी जब हम केवल उच्चारित करते हैं मात्र स्वरों को तो वो स्वरों की संख्या 10 होती है। सामान्यतः स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि होती है और बिना अ के सहयोग से व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। और परंपरागत व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जो परंपरागत व्यंजन होते हैं वो मात्र 33 होते हैं। यदि हम 2 द्विगुण ड और ढ को भी मिला दें तो संख्या हो जाती है 35 द्विगुण सहित। और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39, यानी 39। तो ये संख्या भी हमें याद रखनी है। अब इनको हम क्लियर करके पढ़ते हैं। ये 10 कितने होते हैं, 15 कौन कौन से होते हैं, 13 कौन से होते हैं, 35 और 4 ये अलग अलग होते हैं। तो इसे हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये चार्ट में देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या थी वह मात्र 10 होती है। तो 10 में कौन कौन से आते हैं ध्यान रखें। अ आता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
यदि हम स्वरों को पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक री भी आता है, जिसे कि हम उच्चारण के आधार पर नहीं उच्चारित करते हैं। अंगह आता है, वो प्रॉपर स्वरों में नहीं आता है, वो अलग से पढ़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान दें कि उच्चारण के आधार पर स्वर मात्र 10 ही होते हैं, और ये कन्फ्यूज हो जाता है इसमें, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। व्यंजनों की संख्या बताई थी, तो व्यंजनों की टोटल संख्या होती है 33 होती है, लेकिन यहाँ पर हम गिनती करते हैं, यहाँ पर 45 कैसे हो रहे हैं। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों की संख्या होती है वह होती है 35। हम देखते हैं यहाँ पर टोटल काउंट 45 कर रखे हैं, लेकिन हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चवर्ग इसमें भी 5 वर्ण होते हैं, टवर्ग 5 वर्ण, तवर्ग 5 वर्ण और पवर्ग 5 वर्ण। तो 5-5 करके 25 वर्ण, जिसे हम की स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 वर्ण होते हैं जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क च ट त प। तो ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 25 हो गए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या देखें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य र ल व। ऊष्मी व्यंजन देखते हैं तो ऊष्मी व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। 4 वर्ण ये भी हो गए हैं। 25 ये हो गए, और 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 ऊष्मी व्यंजन हो गए, और 2 हो जाते हैं ढ और ढ, द्विगुण व्यंजन। तो 25 और 8 33, 2 35। तो जो कुल संख्या हो रही थी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यदि हम स्वरों और व्यंजनों को दोनों को उच्चारण के आधार पर टोटल करें तो उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो स्वर और व्यंजन होते हैं 10 स्वर होते हैं, और 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मी व्यंजन और 2 द्विगुण यानी उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो टोटल संख्या होती है 45। तो वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की जो संख्या होती है वह होती है 45। ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी देखें हम क्या क्या होते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11, जो सामान्यतः स्वर होते हैं वह 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर मात्र 10 होते हैं, जिसमें एक री मिल जाता है और तब जा कर के 11 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। याद रखें, मूल व्यंजन होते हैं 33, और उन मूल व्यंजनों में 33 कौन कौन से होते हैं। 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं ऊष्मी व्यंजन। तो 25 और 8 33 होते हैं। तो यही केवल मूल व्यंजन होते हैं, ये हमें याद रखनी है। और स्पर्शी 25, अंतस्थ 4 और ऊष्मी 4, ये 33 वर्ण ही मूल व्यंजन कहलाते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण याद रखना है। अब आगे देखते हैं लेखनी के आधार पर व्यंजनों की संख्या। तो लेखनी के आधार पर वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, और इसमें स्वरों की जो संख्या है वह है अ, आ, ई, उ, री भी यहाँ पर जुड़ जाता है, ए, ऐ, ओ, औ, अंगह। इस अंगह को अयोगवाह कहते हैं, और यह टोटल मिलाकर के होते हैं 13। इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि अंग अह का जो मेल है वह न ही स्वरों के साथ माना जाता है कंप्लीट, और न ही इसका योग व्यंजनों के साथ होता है, इसीलिए अयोग वाह इसे कहते हैं। जिनका किसी के साथ योग नहीं होता है उसे अयोग वाह कहा जाता है। अब व्यंजन देखते हैं, तो व्यंजनों की संख्या लेखनी के आधार पर वही 5 पंजे 25 यहाँ पर हो गए स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होगी 4, ऊष्मी व्यंजनों की संख्या होगी 4, और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 हो गई है। 35 तो ये हो गए हैं, और कुछ होते हैं संयुक्ताक्षर, जिसे कि मिश्रित वर्ण भी हम कह सकते हैं। संयुक्ताक्षरों की संख्या होती है कुल 4। यह कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्ष, और होता है त्र, ज्ञ और स्र। 4 वर्ण होते हैं, यह 4 हमें इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। और इससे संबंधित पूछा जाता है कि यह वर्ण किस किस से मिलकर बनते हैं या किस किस सहयोग से मिलकर बनते हैं। तो क्ष
बनता है क और श से। याद रखें, क के नीचे हलंत होगा और श पूर्ण होगा, तो आधा क और श से क्ष बनता है। त्र बनता है आधा त और र से त्र। क्यों बनता है आधा ज और यूं से, इसीलिए इसको ज्यों भी कहते हैं। श्र बनता है आधा तालव्य श और र से। तो ये टोटल संयुक्ताक्षर दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो टोटल मिलाकर हम अब काउंटिंग करते हैं कि लिखने के आधार पर हमारे वर्णों की संख्या कितनी होगी है। कुल वर्णों की जो संख्या होती है वर्णमाला में वह 52 होती है। आइए देखते हैं। 13 हमने काउंट किए तो 13 हमारे स्वर हो गए हैं, जो कि यहाँ से हमने गिनती की थे। 25 स्पर्शी व्यंजन, यह है स्पर्शी व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन, ये 4 फिर उसमें या संघर्षी व्यंजन। 2 द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर। तो टोटल मिलाकर के 52 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। आइए एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। नोट है कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, यानी जो वर्गीय व्यंजन थे, स्पर्शी व्यंजन थे, क से लेकर के प तक, क च ट त प, 5 जो वर्गीय व्यंजनों के जो सीरीज है, उसमें जो पंचमाक्षर होते हैं अंतिम की लास्ट जो अक्षर होते हैं, उस पंचमाक्षर में ङ, य, ण, न, म 5 अक्षर होते हैं। उन्हें नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण याद रखना। और यह कहा जाता है कि नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, तो यह वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर होता है। कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य वर्णमाला से संबंधित हैं, यह जानना बेहद ज़रूरी है। प्रश्न अक्सर कर यहीं से पूछे जाते हैं। तो रोचक तथ्य परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अयोगवा। अयोगवा कहते किसे हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका योग ना ही स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। और यह अपना क्रम वहन करते हैं स्वरों के अंत में और व्यंजन के प्रारंभ में, इसलिए इनको अयोग और क्रम वहन करने को अयोग वाहक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वर्णों की गणना 2 प्रकार से की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखनी के आधार पर, जो कि हमने अभी तक देखा। इनमें से उच्चारण को उपयुक्त माना जाता है, यानी जब हम वर्णमाला को उच्चारित करते हैं वह उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि लेखनी के आधार पर इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है और अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अच्छा उपयुक्त उच्चारण के आधार पर माना जाता है। हालांकि प्रमाणिक दोनों हैं। लेखन या मुद्रण के आधार पर वर्णों की संख्या 55 भी बताई गई है। इसमें 3 आगत वर्ण उपयोग किए जाते हैं, जिनमें से पहला है फ, जिसके नीचे नुक्ता लगी होगी, ये फारसी वर्ण है। दूसरा है जौ, ये भी फारसी वर्ण है, नुक्ता लगी हुई। एक है आ, जो कि अंग्रेजी में होता है, जैसे हम ऑफिस लिखते हैं इस प्रकार से ऑफिस, तो इस प्रकार से ऑफिस लिखते हैं। या ऑन लिखते हैं, ऑन, स्विच ऑन, इस प्रकार से ये ऑन, आ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अंग्रेजी का आगत वर्ण है। लेकिन हम यदि परीक्षा में पूछा जाए तो संख्याएं 55 नहीं करेंगे वर्णमाला में। वर्णमाला में प्रमाणिक 52 ही होते हैं। तो आधुनिक रूप से इनको भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि आगत वर्णों का उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से अरबी या फारसी आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो यह 3 नहीं बल्कि अधिक होते हैं। तो इनकी संख्याएं हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है अ, पर याद रखें कि सबके नीचे नुक्ता लगी होती है। अ, क, ख, ग, ज और फ, सबके नीचे नुक्ता लगी होती है। तो ये फारसी वर्ण इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे हम कभी ऐसे लिखते हैं गज़ल, तो उसे गज़ल नहीं पुकारा जाता है बल्कि गज़ल पुकारा जाता है। तो ज़ अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे फारूक लिखा जाता है, तो फारूक, फाहरूख, तो फारूक ऐसे लिखा जाता है, फारूक नहीं कहेंगे बल्कि फारूक। तो ये कुछ वर्ण होते हैं जो कि फारसी आगत वर्ण होते हैं। अंग्रेजी का है महत्वपूर्ण आगत
वर्ण जो कि आ है, हम ऑफिस और पोस्ट ऑफिस, ऑपरेटर, ऑन, इस प्रकार से कुछ वर्ण शब्द लिखते हैं। और एक महत्वपूर्ण है अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर य और व को कहते हैं, क्योंकि इनमें जिस प्रकार से अ आ की ध्वनि में बेहद कम श्वास का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से य और व में भी बेहद कम श्वास का उपयोग किया जाता है। अगला है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण होता है र। याद रखें, र को लुंठित वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण कहते हैं ल को। और अगला इम्पोर्टेंट है द्विगुण व्यंजन, यानी जो दुगुण होते थे ड और ढ। तो दुगुण किस प्रकार से होते हैं? जैसे हम लोग सामान्यतः जो ड और ढ का प्रयोग करते हैं, तो हम एक इस प्रकार से डमरू लिखते हैं, डमरू। इसमें द्विगुण व्यंजन का उपयोग नहीं किया गया है, ये सामान्यतः डमरू है। और जब हम लिखते हैं इस प्रकार से सड़क, तो सड़क के नीचे ड के नीचे बिंदी लगाते हैं, तो ये दुगुण का उपयोग हम करते हैं। तो ये ड और ड दो प्रकार से अलग अलग यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे द्विगुण कहते हैं। ढ का भी ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग एक ढक्कन लिखते हैं और या ढोलक लिखते हैं, और एक लिखते हैं हम पढ़ाई, तो इसको ढाई, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो अलग अलग लिखे जाते हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पर याद रखें कि यह तुर्की भाषा से आए हुए हैं। अगला वर्ण है शहीद वर्ण। शहीद वर्ण कहा जाता है अ को, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर व्यंजन में अपनी कुर्बानी देता है, और इसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा वर्णमाला में। और इसका शहीद दिवस तो नहीं मनाया जाता, लेकिन इसे शहीद वर्ण कहते हैं। अगला होता है वैदिक वर्ण। यह भी आपने पुरानी बुक्स में, पुरानी किताबों में, जो बहुत पुरानी राइटर्स की बुक्स होती है, उसमें ये वर्ण देखा होगा। अक्सर कर ये संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है, तो ये एक प्रकार से वैदिक प्रकार का वर्ण होता है। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगला है नपुंसक वर्ण। नपुंसक इसलिए कहा गया है इनको, जैसे री और बड़ी री, लिरी और बड़ी लिरी, इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनका उपयोग बेहद कम हो गया है। तो जिनका यूज नहीं होता है उसे हम नपुंसक कहते हैं, क्योंकि इनका भी कोई उपयोग नहीं रह गया है, बेहद कम रह गया है, और इसलिए इसे नपुंसक कहा गया है। एक होता है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर में आता है अ, ई, उ, ए और अंग। इन 5 ध्वनियों को हम पुरुष स्वर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम पुरुषवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं, उनमें अक्सर कर ये मात्राएं ज़्यादा लगती हैं, तो पुरुषवाचक में इन मात्राओं के उपयोग के कारण इन्हें पुरुष स्वर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इन मात्राओं का उपयोग नहीं होता है, इनका भी होता है, लेकिन मैक्सिमम इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए पुरुष स्वर कहते हैं। अगला है स्त्री स्वर। स्त्री स्वर में आ, ई, उ, ऐ और अह, ये 5 ध्वनियाँ भी स्त्री स्वर कहलाती हैं। तो ये अक्सर कर स्त्रियों से संबंधित शब्दों में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्त्री स्वर कहते हैं। वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मात्र 6 प्रश्न आपको करने हैं, और इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से इस वर्णमाला की सीरीज़ को पढ़ा है, और यहाँ पर आपका 6 प्रश्नों में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने ये 6 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं, तो मैं समझूंगा कि वर्णमाला, ये हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य कंप्लीट हो गया, यानी आपको वर्णमाला की जो ये सीरीज़ है यह कंप्लीट याद होगी। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। पहला, शब्द समूह को। दूसरा, शब्दों के संकलन को। तीसरा, शब्द गणना को। चौथा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका उत्तर आप कमेंट में नोट करके बताएं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? अभी अंतिम में हमने पढ़ा, तो आगत ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर 1 ओ, आ, ऑप्शन 2 उ, ऊ, ऑप्शन 3 तालव्य स, मूर्धन्य स, ऑप्शन 4 ज, फ। प्रश्न नंबर 3, क्ष ध्वनि किस के अंतर्गत आती है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 मूल वर्ण, ऑप्शन 2
संयुक्त वर्ण, ऑप्शन 3 घोष वर्ण, ऑप्शन 4 आगत वर्ण। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन अयोगवाह है? ऑप्शन 1 विसर्ग, ऑप्शन 2 संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन 3 महाप्राण और ऑप्शन 4 अघोष। यह थोड़ा सा इसका उत्तर देने में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि मैंने अभी घोष महाप्राण ये नहीं बताए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इसका उत्तर दें। इसकी अगली वीडियो में आपको यही सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, पर उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी होगी, फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, अनुनासिक वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संयुक्ताक्षर, ऑप्शन नंबर 2 वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 वर्ग का पंचमाक्षर, ऑप्शन नंबर 4 ऊष्मी वर्ण। प्रश्न नंबर 6, श्रव किन वर्णों के संयोग से बना है? श्रव जो है किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? मूर्धन्य स और र पहला ऑप्शन, दूसरा है तालव्य स और र, तीसरा ऑप्शन है दंत्य स और र, चौथा ऑप्शन है तालव्य स और स। तो इन 6 प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। और इस वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको इसकी PDF दे दूंगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। आने वाली दूसरी वीडियो के लिए आप कमेंट में लिखें। जिन्हें भी दूसरी वीडियो चाहिए, हम तुरंत दूसरी वीडियो ला रहे हैं। तो 2 वीडियो में हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको वर्णमाला कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और हिंदी व्याकरण को हम कंप्लीट पढ़ाएंगे। जितना भी कोर्स होता है, जितना भी हमारा समूह वीडियो VPDO या पटवारी, लेखपाल या SSC जितना में भी पूछा जाता है महत्वपूर्ण, सारी हिंदी को हम इसके अंदर कवर करेंगे। धन्यवाद।